प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का किया शुभारंभ। पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किस्त की जारी। कहा, एनईपी में पारंपरिक ज्ञान और तकनीक को दिया गया है समान महत्व। अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अवसर पर 106 ज्ञापन पत्रों पर हुए हस्ताक्षर। समझौते में नवाचार, अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर जोर। समागम के दौरान नरेंद्र मोदी ने बाल वाटिका में बच्चों के साथ व्यतीत किया समय। कहा, बच्चों की ऊर्जा और उत्साह से उमंग से भर जाता है मन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के 3 वर्ष हुए पूरे। नीति के विभिन्न प्रावधानों के धरातल पर दिखने लगे हैं प्रभाव। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, एनईपी भारत को बना रहा है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। पूर्वोत्तर के मणिपुर में शांति बहाली के प्रयास हुए तेज। सरकार उठा रही है लगातार कदम। राज्यपाल ने राहत शिविरों का किया दौरा। हर संभव मदद का दिया भरोसा। विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल के मणिपुर दौरे पर भाजपा ने बोला हमला, बताया राजनैतिक पर्यटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का किया विमोचन। कहा, एपीजे अब्दुल कलाम के अंतरिक्ष विज्ञान का सपना पीएम के नवाचार विजन से होगा पूरा। रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हाउस का किया दौरा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस शिक्षा नीति ने देश में शिक्षा और नवाचार की दिशा बदल दी है। इस शिक्षा नीति में प्राचीनता और आधुनिकता का अनोखा संगम है और यही बात पीएम मोदी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का उद्घाटन करते समय कही। नमस्ते। बाल वाटिका में बच्चों से मिलने का और उनके साथ बात करने का भी मौका मिला। बच्चे खेल खेल में कैसे कितना कुछ सीख रहे हैं, कैसे शिक्षा और स्कूलिंग के मायने बदल रहे हैं, ये देखना मेरे लिए वाकई उत्साहजनक था। मोदी जी, आप हमारे साथ अच्छा। साथियों, जब युग बदलने वाले परिवर्तन होते हैं तो वो अपना समय लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी ने देश में शिक्षा और नवाचार की दिशा बदल दी है। बच्चे पहले से कहीं ज्यादा नवोन्मेष पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम प्रगति मैदान में देश के छात्रों के नवाचार और नई शिक्षा नीति के प्रभाव को एक विस्तृत प्रदर्शनी के जरिए देखा। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में भारत का बदलता इकोसिस्टम दुनिया के बीच विश्वसनीयता और दबदबा दोनों को बढ़ा रहा है। किसी भी सुधार के लिए साहस की जरूरत होती है और जहां साहस होता है वहीं नई संभावनाएं जन्म लेती है। यही वजह है कि विश्व आज भारत को नई संभावनाओं की नर्सरी के रूप में देख रहा है। 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम के उद्घाटन सहित प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना की पहली किस्त भी जारी की। श्री योजना के तहत देश के चयनित 6,207 विद्यालयों के लिए पहले चरण में 630 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। योजना स्कूली छात्रों को भविष्य की चुनौतियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करने में मददगार होगी।
क्वालिटी एजुकेशन की दुनिया में कई पैरामीटर्स हैं, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो हमारा एक बड़ा प्रयास है समानता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। जब हम समान शिक्षा और समान अवसरों की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी केवल स्कूल खोल देने मात्र से पूरी नहीं हो जाती। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। आज देश भर में हजारों स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों को क्षेत्रीय भाषाओं में तेजी के साथ उपलब्ध भी करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की 12 भारतीय भाषाओं में अनुदित पुस्तकों का विमोचन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिभावान बच्चों के सामने अब भाषा की बाध्यता नहीं होगी। युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। आज आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है। भाषा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर, उनकी प्रतिभा भी खुल करके सामने आएगी और इसका एक और लाभ देश को होगा। भाषा की राजनीति करके अपनी नफरत की दुकान चलाने वालों का भी शटर डाउन हो जाएगा। अमृतकाल में देश को कुशल नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम बनाना, युवाओं का सामर्थ्य बढ़ाना और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बड़ी भूमिका का प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। उन्होंने साल 2047 में नए भारत के निर्माण में सभी से सकारात्मक प्रयास करने का आह्वान किया और कहा कि यही प्रयास नए भारत की नींव होंगे। निशांत सौरभ और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिशें रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं और सरकार ने स्थायी शांति के लिए दोगुने उत्साह से प्रयास करने शुरू किए हैं। वायरल वीडियो मामले में सरकार एक्शन में है। मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्य के दौरे पर था और इसे लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। सरकार मणिपुर में शांति बहाली की हर संभव प्रयास कर रही है। वायरल वीडियो मामले में सरकार एक्शन में है। मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामे में कहा गया था कि सरकार अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पीड़ितों को तेजी से न्याय दिलाने के लिए हर एक मामले को फास्ट ट्रैक में निपटारा कराने का निर्देश राज्य सरकार को पहले ही दे चुकी है। मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। उधर राज्य में शांति बहाली के बीच मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने चुराचांदपुर में राहत केंद्रों का दौरा किया। शिविर में रह रहे लोगों से राज्यपाल ने कहा कि वो यहां उनका दुख दर्द बांटने आई हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों की बातें सुनी और हर समस्या के समाधान का
आश्वासन दिया। एक महिला अपनी आप बीती सुनाते हुए रो पड़ी तो राज्यपाल ने उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों को मुआवजा देगी जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है और संपत्ति का नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने राज्य के दौरे पर आए विपक्षी प्रतिनिधिमंडल से राज्य में शांति बहाली में योगदान देने की अपील की। आगे फ्यूचर में आपको घर और जिन फैमिली के मेंबरों के साथ ट्रेजेडी हुई है उन लोगों को भी कंपनसेशन दिया जाएगा। इस बीच विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के दौरे पर पहुंचा और चुराचांदपुर जिले में राहत शिविरों का दौरा किया। हालांकि भाजपा इसे विपक्ष की नौटंकी बता रहा है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी से इन सांसदों को पश्चिम बंगाल का दौरा कराने का अनुरोध किया। बंगाल की धरती में जहां ऐसे महान संतों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुत बड़े नेताओं ने, विचारकों ने जन्म लिया, आज उसी धरती पर मानवता का कत्ल भी हो रहा है। बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम भी हो रहा है। सत्ता के चलते ममता दीदी के इशारों पर उनके ही पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कहीं हत्या में शामिल होते हैं, कहीं मारपीट में शामिल होते हैं। वहीं भाजपा नेता मनोज तिवारी ने विपक्षी प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर तंज कसते हुए इसे राजनीतिक पर्यटन करार दिया। जबकि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। आज जब वहाँ सुख शांति बहाल हो रही है, जब जिनके बीच संघर्ष हुआ था वो लोग भी बातचीत के द्वारा और सब कुछ वहाँ पे शांति की तरफ अग्रसर है, तब जाना और जाने से वहाँ की बातें जानने से ज़्यादा फ़ोटो चमकाना। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जाके फ़ोटो डाल रहे हैं, एयरपोर्ट जाते हुए फ़ोटो डाल रहे हैं। तो क्या आप सियासी पर्यटन पे हैं? राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में यही तय हुआ था कि आप चर्चा कराइए। हमने चर्चा के लिए तैयारी के हिसाब से राजनाथ सिंह जी ने बता दिया, गृह मंत्री जी ने बता दिया, फिर भी वो राजनीति कर रहे हैं। चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता कि यदि चर्चा होगी तो चर्चा राजस्थान की भी होगी, चर्चा छत्तीसगढ़ की भी होगी, चर्चा पश्चिमी बंगाल की भी होगी और चर्चा उन सब राज्यों की होगी जहां इस तरह की परिस्थितियां हैं। इसलिए विपक्ष चर्चा से खुद भाग रहा है। भाजपा महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर दोहरा रवैया अपनाने को लेकर विपक्ष को लगातार घेर रही है। भाजपा का आरोप है कि विपक्षी दलों का महिलाओं के खिलाफ अपराध को मापने का अलग अलग पैमाना है। पश्चिम बंगाल और राजस्थान में हो रहे अपराध पर विपक्षी दल चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं मणिपुर के मामले पर सिर्फ शोर शराबा किया जा रहा है, जबकि सरकार संसद में चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इससे भाग रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आयोजित भारत जापान फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 सालों में हुए बदलावों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है, ये कहा, जिसमें 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। भारत लगातार जरूरी ढांचागत विकास के साथ ही मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
अपने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अमित शाह ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में छात्रों और उनके स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में अवसर खुले हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि एपीजे अब्दुल कलाम का अंतरिक्ष विज्ञान का सपना पीएम मोदी के नए नवाचारों के कारण पूरा होगा और भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। G20 देशों की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश के तमाम हिस्सों में बैठकों का दौर जारी है। नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडे पर G20 के 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो उधर G20 के सहभागी समूह सिविल 20 का 3 दिवसीय बैठक जयपुर में शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और माता अमृत आनंदमयी ने इस सम्मेलन में उद्घाटन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को जनता को लूटने वाली सरकार कहा। जयपुर में राजस्थान के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ चुनावी प्रक्रिया और नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की तैयारी को लेकर हुई बैठक के बाद कहा कि 1 अगस्त को राजस्थान में घेराव कार्यक्रम को लेकर रणनीति तय की गई है। पार्टी के राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव प्रक्रिया की दृष्टि से जो हमारी योजनाएं बनी हैं उसकी बारीकियों के बारे में चर्चा करने के लिए आया था। शुरू में जो नहीं सहेगा राजस्थान और उसके साथ साथ 1 तारीख को किया जाने वाला घेराव, उसके बारे में मैंने जानकारियां हासिल की और ये कार्यक्रम सफल कार्यक्रम सही मायने में राजस्थान की जनता गहलोत सरकार को 1 मिनट भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये वातावरण जो हम सबको दिख रहा है, उस कैंपेन में नहीं सहेगा राजस्थान का सफल आयोजन 1 तारीख को होने वाला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अशोक गहलोत सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार कर दिल्ली के आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। ये गहलोत नहीं, ये गृह लूट सरकार है। ये घर को लूटो और दिल्ली के आकाओं को खुश करो। हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। आजकल लाल डायरी की खूब चर्चा है। आप सबके ध्यान में आया होगा कि किस तरीके से जब पाप का घड़ा भरता है तो वो इस तरीके से उजागर होता है और भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज मेघालय के शिलोंग में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA के 20वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र में चर्चा और संवाद से हमने हर समस्या का समाधान किया है और संसदीय परंपरा को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के अंदर चर्चा और संवाद, विचार विमर्श, उससे हमने हर चुनौतियों का समाधान किया है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश की हर चुनौतियों, आपदा, संकट, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, विकास के नए रास्ते, अपने अपने राज्य की नीतियों, कार्यक्रमों को बनाकर हमने एक बेहतर संसदीय परंपराओं को लागू किया है। और आइए बात करते हैं मौसम की। देश के कई राज्यों में जहां मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है, तो कुछ राज्यों में धीमे पड़ती मानसून की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के अधिकतर राज्यों में जहां मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में कमजोर पड़ते मानसून ने चिंता बढ़ा दी है। राजस्थान में मानसून के फिर से सक्रिय होने का असर साफ दिखने लगा है। भारी बारिश की वजह से पिंक सिटी जयपुर तालाब में तब्दील होता दिख रहा है। 2 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के चलते हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं।
सड़कों पर पानी भरा हुआ है। यही हालात जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। जयपुर से लेकर कोटा झालावाड़ तक हो रही लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीकर रोड पर डहर के बालाजी पर 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई है। भारी बारिश ने ट्रेन के सुचारू परिचालन पर भी असर डाला है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए जयपुर, भरतपुर के साथ राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर पहाड़ों पर भी भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे नंबर 7 का 50 मीटर का हिस्सा बह गया। शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद लामगढ़ नाले में जलस्तर बढ़ गया था, जिसके चलते हाईवे का हिस्सा बह गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से उत्तरकाशी जिले में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि गांव में टीम भेजकर भूस्खलन की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में चौरा के पास लैंडस्लाइड होने के चलते नेशनल हाईवे 5 ब्लॉक हो गया। हाईवे पर कई दूसरी जगहों पर भी लैंडस्लाइड हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से रामपुर और झाकड़ी में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं। NHI के लिए ब्रौनी खड्ड को बहाल करना चुनौती साबित हो रहा है। खबरों के मुताबिक भूस्खलन की वजह से 3 नेशनल हाईवे सहित 419 सड़कों पर यातायात ठप हो गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अचानक बाढ़ आने से नाले पर बना 1 फुट ब्रिज टूट गया। ये पुल रामनगर तहसील के 3 ब्लॉक को आपस में जोड़ता था। पुल के टूटने से लोगों को अपनी जान खतरे में डालकर नाला पार करना पड़ रहा है। आसमान से गिरती आफत ने तेलंगाना में भी भारी तबाही मचाई है। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी सहित कई अन्य नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण चेतावनी जारी की गई है। यहाँ के गांव में राहत अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारी को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। इस बीच पिछले कई हफ्ते से भारी बारिश से हल्कान महाराष्ट्र में धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौट रही है। हालांकि मौसम विभाग ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में येलो और ग्रीन अलर्ट जारी किया है। दरअसल पालघर, ठाणे, रायगढ़ और कोंकण के कई क्षेत्रों में पिछले दिनों भारी बारिश ने जनजीवन पर व्यापक प्रभाव डाला था। अब स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। वर्धा, सतारा, नांदेड़ और कोल्हापुर में स्थिति को देखते हुए जलाशयों के कुछ द्वार खोल दिए गए हैं। इस बीच उम्मीद की जा रही है कि सोमवार से विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कक्षा नियमित रूप से शुरू कर दी जाएगी। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित NCR में शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहा, जिससे गर्मी से जूझ रहे लोगों को कुछ राहत मिली। चीन के चेंगडू में आयोजित की जा रही समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता में भारत ने आज 3 स्वर्ण व 1 रजत समेत कुल 4 पदक अपने नाम किए। भारत की टॉप्स एथलीट एल्वेनिल वालारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एल्वेनिल ने 151.5 अंक अर्जित कर पहला स्थान हासिल किया। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत की निशानेबाज मनु भाकर, अभिदन्या पाटिल और यशस्वी देसवाल ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। भारत के लिए विश्वविद्यालय खेलों में तीसरा स्वर्ण पदक मनु भाकर ने जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में मनु भाकर ने फाइनल में 239.7 अंकों के स्कोर के साथ अपना दूसरा जबकि भारत के लिए तीसरा पदक जीता। भारतीय जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत को चौथा पदक दिलाया। यामिनी ने जूडो में मंगोलिया के खिलाड़ी को 11-0 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इस अवसर पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट शामिल हुए। कार्यक्रम में बाघों से जुड़ी प्रदर्शनी और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। देश भर में बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2018 में 2967 की तुलना में वर्ष 2022 में बाघों की आबादी बढ़कर
3167 हो गई। इस अवधि में उत्तराखंड में भी बाघों की आबादी बढ़ी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बाघों की आबादी बढ़ने के साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वन और वन्य जीवों से समृद्ध राज्यों में स्थानीय समुदाय को बाघों के संरक्षण से जोड़ने और आजीविका उपलब्ध कराने के लिए केंद्र से सहयोग और नीतियों दोनों की जरूरत है। और आज जहाँ पे रामनगर जो यहाँ रामगंगा भी बहती है और जिम कॉर्बेट के कार्यक्रम में सफल कार्यक्रम हुआ है, ये हमें गर्व है। हम चीता को भी, उसका प्रजाति को भी जो समाप्त हो गया था उसको भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चीता प्रजाति को भी हमने यहाँ आगे बढ़ाने का काम किया है। तो हमारा वन के प्रति जो बायोडाइवर्सिटी के प्रति जो हमारा जम्मू कश्मीर में 370 के बाद लगातार आ रहा बदलाव तमाम क्षेत्रों में एक नई मिसाल कायम कर रहा है। शनिवार को घाटी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर के बोटा कदल इलाके में 10वें मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए। मुहर्रम के जुलूस में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का शामिल होना इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में अब शांति का आगाज हो चुका है। कश्मीर के डाउनटाउन स्थित बोटा कदल इलाके का 10वीं मुहर्रम का ये जुलूस इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद कितना बड़ा बदलाव आया। 3 दशक के बाद परंपरागत तरीके से जुलूस की अनुमति और उस जुलूस में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का शामिल होना इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में अब शांति का आगाज हो चुका है और लोग बगैर डर और खौफ के अपने धार्मिक त्योहार मना रहे हैं। श्रीनगर के बोटा कदल इलाके में 10वें मुहर्रम का आज का ये जुलूस इस बात को रेखांकित करता है। 34 सालों के बाद ये निकला। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है, यहाँ के हर आदमी का। एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, डीकॉम साहब का, लोकल पुलिस। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।